साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री महादेव शिक्षक एकेडमी पर। तो हम लोग जो इस समय बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम जो ये हमारी क्लास है ये है राजनीति विज्ञान की, जो थ्योरी है राजनीति विज्ञान से संबंधित, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संप्रभुता सिद्धांत क्या है, संप्रभुता सिद्धांत या सॉवरेनिटी जिसे कहा गया क्या है। उसके बाद उसमें हम लोगों ने आगे चर्चा की कि संप्रभुता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि संप्रभुता का प्रकार क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ऑस्टिन का जो कानूनी सिद्धांत है संप्रभुता का, उसके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है यह क्या है, इसके समर्थक कौन कौन हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, तो आओ इसकी हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद जब हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं। इसमें आपका जो है बहुलवादी सिद्धांत, तो बहुलवादी सिद्धांत में आइए देखते हैं संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। अब इसे देखते हैं कि संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है, बहुलवाद जैसे हमने बताया था, बहुलवाद का अर्थ क्या है, यह कि जैसे इसके जो शब्द है इसी से आप समझिए कि यह बहुत से जो संगठन है राज्य में उसके विषय में चर्चा करता है। यह सभी को समान अधिकार देने की बात करता है। जो संप्रभुता है जो केवल एक राज्य में एक राज्य को मिला है, या किसी निश्चित व्यक्ति हो, जैसे हमने चर्चा की थी ब्रिटेन का जो राजा है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, राजा को मिलके वहाँ पे जो संप्रभुता उसे मिली थी। भारत में पार्लियामेंट और राष्ट्रपति को मिला था। या फिर जहाँ पे राजशाही व्यवस्था है वहाँ पे जो राजा है उसके अंतर्गत यह संप्रभुता रहती है। लेकिन ये जो बहुलवादी सिद्धांत है कहता है कि जो ये सर्वोच्च शक्ति है ये किसी एक व्यक्ति में कि या फिर किसी एक संस्था में नहीं रह सकती है। अर्थात राज्य में जितने भी संगठन हैं, इकाई हैं, सबके अंतर्गत इन शक्तियों का बंटवारा होना जरूरी है। क्योंकि वह एग्जाम्पल देता है, क्योंकि वो कहता है कि जैसे राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की सारी गतिविधियां चलती हैं, उसी तरीके से समाज में चाहे कोई समाज संगठन हो, ये तमाम प्रकार के सामाजिक संगठन होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, चाहे धार्मिक संगठन हो या कोई व्यवसायिक संगठन हो, ये तमाम प्रकार के जो समाज में संगठन होते हैं, यह बहुलवादी सिद्धांत कहता है राज्य की तरह इनको भी वो सारी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए जो एक राज्य को मिलती है। ठीक, अब देखते हैं इसमें जो पहला बिंदु हमारा क्या है, संप्रभुता सिद्धांत जो बहुलवादी सिद्धांत है, इनके प्रतिपादक कौन है। इनके जो प्रतिपादक हैं उनमें महत्वपूर्ण नाम है गियर्क। क्या नाम है? गियर्क। और दूसरे कौन है? मिटलैंड। आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उसमें आपका दे देगा गियर्क है। उसके बाद और सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या लगाना है? गियर्क लगाना है। फिर वही मिटलैंड का नाम दे देगा, तो आपको यही लगाना, आपको ध्यान देना है। बहुलवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनमें दो नाम आता है, एक आपका गियर्क है, दूसरे मिटलैंड है। अब देखिए ये जो बहुलवादी सिद्धांत है इसके प्रेरणा का स्रोत क्या है, ये विचारधारा आई कहाँ से इसको प्रेरित किन चीजों ने किया, जहां से बहुलवादी सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कि यदि संप्रभुता की अवधारणा प्रेरणा का स्रोत फ्रांसीसी गृहयुद्ध रहे
तो बहुलवाद का प्रेरणा का स्रोत मध्ययुगीन श्रेणी व्यवस्था रही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात की गई है कि जो संप्रभुता की अवधारणा, जहां से उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी संप्रभुता की फ्रांसीसी के, जो फ्रांस है वहां पे जो गृहयुद्ध उस समय हो रहा था, जो धार्मिक गृहयुद्ध हो रहा था, उसी के तहत, उसी के प्रक्रिया स्वरूप संप्रभुता का उदय हुआ था। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है, लेकिन जो बहुलवाद है उसकी जो प्रेरणा का स्रोत क्या है, जो मध्ययुगीन में, जो मध्यकाल में जो श्रेणी व्यवस्था चल रही थी, तो जो सामाजिक संगठन चल रहे थे, जिसके तहत समाज का निर्धारण होता था, समाज की सारी गतिविधियां संचालित होती थी, उसी के तहत ये बहुलवाद जो है उसका उत्पत्ति का केंद्र बना। अब देखते हैं बहुलवाद की मान्यताएं क्या क्या हैं। आपको हर बिंदु पे बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, आपको क्रमवार हम पढ़ा रहे हैं एक एक करके। ठीक, अब देखते हैं बहुलवाद की मान्यताएं क्या क्या है। ठीक, हमने देखा बहुलवाद के प्रतिपादक, फिर हमने आपको बताया इसका प्रेरणा स्रोत क्या है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई। फिर अब देखते हैं इनकी मान्यताएं क्या क्या है। भाई इनकी विचारधारा कुछ तो होगी कि जैसे कोई संगठन स्थापित हुआ, वो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा, उसके बाद कहीं से उसको ऐसी ऊर्जा मिली या ऐसा स्रोत मिला जहां से उसकी उत्पत्ति हुई। अब अगर उसको उत्पत्ति तो हो गई उसकी, वो संगठन बन गया, लेकिन उसकी क्या विचारधाराएं हैं, उसकी मान्यताएं क्या हैं, जिसको लेके वो समाज के अंदर जाएगा, अपनी बात को रखेगा। ठीक, वही मान्यताएं बहुलवाद की हैं। अब कौन कौन सी मान्यताएं हैं उसमें देखते हैं। ये देखिए, जिससे पहला बिंदु क्या है, बहुलवाद ऑस्टिन के एकलवाद और हीगल के सर्वशक्तिमान राज्य के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, बहुलवाद क्या है, ऑस्टिन का जो एकलवाद है, ऑस्टिन का जो एकलवाद है और हीगल का जो सर्वशक्तिमानवाद है। ठीक, राज्य के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक, अब देखिए, ये जो दोनों शक्तियों को एक केंद्र में केंद्रित करके राज्य को निरंकुश बना देते हैं। ये एकलवाद और हीगल का सर्वशक्तिमान, ये राज्य के विरुद्ध क्या है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये दोनों शक्तियां राज्य जहां पे एक केंद्र में ये दोनों शक्तियां केंद्रित हैं, उसी जब किसी व्यक्ति में कोई भी शक्ति केंद्रित होगी, धीरे धीरे क्या हो जाए, यह राज्य को निरंकुश बना देता है। किसी के अंदर अगर सारी शक्तियां आ जाएंगी, सब कुछ सर्वे सर्वा वही हो जाएगा, तो आदमी धीरे धीरे निरंकुश बन जाता है। वही यहाँ पे बात की गई है कि ये जो शक्ति का केंद्र है राज्य, धीरे धीरे यही राज्य निरंकुश बन जाता है। ठीक, अब देखिए, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण हो जाता है। ये जो बहुलवाद है, ऑस्टिन का जो एकलवाद है और हीगल का जो सर्वशक्तिमानवाद है, इसके विपरीत है, इसके विरुद्ध आई है, इसके प्रक्रिया स्वरूप आई है। ठीक, कहता है कि ये जो दोनों शक्तियां हैं, इन दोनों शक्तियों के तहत जब एक केंद्र में सारी शक्तियां स्थापित हो जाती हैं, तो धीरे धीरे राज्य क्या होता है, धीरे धीरे राज्य निरंकुश हो जाता है। और जब निरंकुश हो गया वो सत्ता, वो राजा या वह विशेष निश्चित व्यक्ति, फिर क्या करेगा, वो जो व्यक्ति हैं उनकी जो स्वतंत्रता है उसको धीरे धीरे वो अपहरण कर लेता है, उसको छीन लेता है, उनके ऊपर मनमानी करता है। ठीक, अब देखते हैं, अब अगले बिंदु क्या बहुलवाद कहता है कि बहुलवाद समूह बनाम राज्य की बात करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बहुलवाद क्या करेगा, समूह बनाम राज्य की बात उठाता है। जो बहुलवाद है यह कहता है कि एक राज्य में शक्तियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जो समूह है इसकी बात भी करता है। बहुलवाद कहता है जिस तरीके से
राज्य में सारी शक्तियां केंद्रित हैं, उसको सारी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत लोगों पे शासन करता है, अपने हुक्म को चलाता है, अपने कानून जो बनाता है उसको लागू करता है। तो उसी तरीके से राज्य की ही तरह जो समूह है उसको भी शक्तियां मिलनी चाहिए। ठीक, उनका कहना है, जो बहुलवाद है उनका कहना है कि समाज में अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व व्यवसायिक समूह होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुलवाद कहता है कि समाज में अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व व्यवसायिक समूह होते हैं। इन्हीं समूहों में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बीतता है। ठीक, आगे देखते हैं। अतः व्यक्ति तभी स्वतंत्र होगा जब समूह स्वतंत्र होंगे, जब इन समूहों के बीच सत्ता या संप्रभुता का विभाजन होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि जो बहुलवाद है वो कहता है कि समाज में या राज्य में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, समूह होते हैं। जैसे बहुलवाद कहता है समाज में सामाजिक संगठन हो गए, आर्थिक संगठन हो गए, धार्मिक संगठन काम करते हैं, व्यवसायिक तमाम प्रकार के संगठन काम करते हैं। इन संगठनों के तहत जो व्यक्ति है उनका जीवन संचालित होता है। जब व्यक्ति का जीवन संचालित होगा इस समूहों में, इन जो व्यक्ति है ये तभी स्वतंत्र होगा जब इन समूहों को सारी शक्तियां इनको भी मिलेंगी। ठीक, जब सारी शक्तियां मिलेंगी, जो राज्य है जो एकलवाद में जब वो शक्तियां पा करके निरंकुश हो जाता था, लेकिन कहता है जब ये शक्तियां इन समूहों में विभाजित हो जाएंगी तो अब निरंकुश नहीं रहेगा। जो समूह है उनके तहत वह लोगों को संचालित करेगा, उनकी स्वतंत्रता उनको मिल जाएगी, जिससे वह आराम से अपने काम को समूह में रहकर समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए कर पाएगा। ठीक, यही बहुलवाद कहता है। अब देखिए अगला बिंदु में, बहुलवाद क्या करता है। इस तरह बहुलवादी सत्ता के विभाजन की मांग करके समूहों के स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहते हैं। बहुलवाद कहता है कि जब जो संप्रभुता है उन शक्तियों का जब समूहों में विभाजन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा, उनके ऊपर कोई विशेष निरंकुश सत्ता काम नहीं करेगी। तो क्या करेगा, तो इसके माध्यम से जब शक्तियां समूहों को बहुलवाद दे देता है तो देने के बाद उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहते हैं। बहुलवाद व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई अंकुश न रहे, वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक, अब देखते हैं। अतः बहुलवादियों को आधुनिक व्यक्तिवादी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, अगर क्या हम बहुलवादियों को आधुनिक व्यक्तिवादी कह सकते हैं? तो हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जो बहुलवाद हमने बताया कि जो बहुलवाद है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। ठीक, अब देखते हैं इस विचारधारा की शुरुआत कब हुई थी। जो बहुलवादी विचारधारा है, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 20वीं शताब्दी की में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो बहुलवाद है इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, इसमें देखते हैं। जो पहला बिंदु है, जो बहुलवाद है, कहता है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। जैसे हमने देखा था संप्रभुता के प्रकार में, संप्रभुता कितने प्रकार की होती थी, उसमें क्या है, उसी का अपोजिट ये बहुलवाद है। वहां पे हमने देखा था कि संप्रभुता अविभाज्य है, अतः संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुलवाद कहता है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, अर्थात संप्रभुता का विभाजन संभव है। इसमें बहुलवाद कहता है जैसे राज्य एक राजनीतिक संगठन है
वैसे ही समाज में अनेक संगठन हैं। अतः अब अनेक संगठन कैसे, अनेक संगठन की बात करें तो अनेक संगठन में जैसे हमने ऊपर बताया कि समाज में सामाजिक संगठन हो गए, धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, आर्थिक संगठन, तमाम प्रकार के जो समाज में संगठन, उसी की चर्चा कर रहा है कि वैसे समाज में अनेक संगठन है। अतः ये संगठन राज्य के समान स्तर के हैं। भाई राज्य के पैरेलल काम करते हैं लोग, ठीक। ऐसे में राज्य ही एकमात्र सत्ता का अधिकारी नहीं है, अतः सत्ता इन संगठनों में विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो बहुलवाद है वो कहता है कि जो राज्य है उसके अंतर्गत तमाम प्रकार के संगठन हैं, सामाजिक संगठन, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यावसायिक, जो तमाम प्रकार के संगठन है, ये राज्य के ही समान कार्य करते हैं। अतः जो सत्ता है एकमात्र जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अर्थात इनका विभाजन, जो संगठन है उनमें उनका विभाजन होना चाहिए, ठीक। तब देखिए, अब अगले बिंदु पर चलते हैं। अब अगला बिंदु क्या है, बहुलवाद कहता है कि राज्य का कार्य संगठनों में समन्वय करने का होना चाहिए। बहुलवाद कहता है कि राज्य का जो कार्य है, जो समाज में तमाम प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, उनमें केवल समन्वय स्थापित करने का होना चाहिए कि जो समाज, जो संगठन है, वो समाज में उनके तहत, उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाए कि समाज में अव्यवस्था फैली, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी फैले। बस उन्हीं के बीच केवल समन्वय स्थापित करना होता है इनका काम, ताकि समाज या राज्य का विकास अच्छे तरीके से हो सके। समाज में जो शांति की व्यवस्था है, सुरक्षा की भावना लोगों में है, उनकी व्यवस्था समन्वय स्थापित करके ही किया जा सकता है। अब देखते हैं, इस तरह बहुलवाद क्या करेगा, जो बहुलवाद है निरंकुश राज्य के स्थान पर सीमित राज्य की बात करता है, ठीक। बहुलवाद क्या करता है, जो निरंकुश राजतंत्र है, जो राज्य व्यवस्था है, उसके स्थान पर सीमित राज्य की बात करता है। जो शक्तियां हैं, संप्रभु शक्तियां हैं, हर समूह में थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो उनकी शक्तियां होंगी कम हो जाएंगी, सीमित हो जाती हैं, ठीक। तो वही सीमित राज्य की बात करता है। कौन करता है, बहुलवाद करता है। अब देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगले बिंदु के अंतर्गत बहुलवाद कहता है कि राज्य संगठनों का संगठन है। राज्य क्या है, संगठनों का संगठन मात्र है, बाकी इससे कुछ है नहीं, ठीक। जैसे एक संगठन, दो संगठन, चार संगठन, बस उन्हीं संगठनों में एक संगठन है। अब इसमें क्या है, बहुल संगठनों का संगठन मानने वाले कुछ विचारक भी हैं, जिनमें नाम है लिंडसे, उसके बाद लास्की, फिर है बार्कर। ये जो लिंडसे, लास्की और बार्कर जैसे विचारक हैं, ये बहुलवाद को ऐसा ही मानते हैं कि राज्य संगठनों का संगठन है। आपका प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं या राजनीतिक विचारक हैं जो राज्य को संगठनों का संगठन मानते हैं, ठीक। आपको 3 में आंसर दे देगा, आपको छांटना रहेगा या फिर प्रश्न बना देगा कि तीनों का नाम दे देगा। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विचारक हैं जो राज्य को संगठनों का संगठन नहीं मानते, तो आपका लिंडसे दे देगा, फिर लास्की दे देगा, बार्कर देता है, एक कोई और नाम दे देगा। आपको फिर उसमें ढूंढना है, आपको याद करना है कि इस राज्य को संगठनों का संगठन मानने वाले 3 विचारक हैं, लिंडसे हैं, लास्की हैं, बार्कर हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, कई बार पढ़िए, ताकि आपको ये याद हो जाए। अब देखते हैं उसी में लास्की विचार व्यक्त करते हैं। लास्की कहते हैं राज्य क्या है, संघों का संघ है। ध्यान दीजिए, लास्की ने का बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है लास्की ने, बहुत ध्यान से पढ़िए इसे, परीक्षा में पूछा जाता है
कि लास्की कहते हैं कि राज्य संघों का संघ है, समुदायों का समुदाय है, सहवासों का सहवास है और समाजों का समाज है। बहुत अच्छी परिभाषा है, आप अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि यह विचार किसका है, लास्की का। लास्की कहते हैं जो राज्य है क्या है, संघों का संघ है, समुदायों का समुदाय है, समासों का समास है, उसके बाद समाजों का समाज है। यह वक्तव्य किसका, लास्की का है। फिर देखते हैं अगले जो विचारक हैं उनमें नाम है GD कोल का। क्या नाम है, GD कोल। GD कोल महोदय कहते हैं कि संसद 2 प्रकार की होनी चाहिए। GD कोल महोदय कहते हैं संसद एक प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ये 2 प्रकार के संसद की बात करते हैं। पहले प्रकार में आपकी राजनीतिक संसद की बात करते हैं, दूसरी आर्थिक संसद की बात करते हैं। प्रश्न पूछता है कि कौन से ऐसे विचारक हैं जो 2 प्रकार के संसद की बात करते हैं बहुलवाद में, तो आपका उत्तर होगा कोल महोदय हैं। अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से संसद की बात करते हैं, एक आपका राजनीतिक हो गया संसद, दूसरा आर्थिक संसद। इनके कहने का अर्थ है कि जो राजनीतिक क्षेत्र है उस पर केवल जो राजनीति से संबंधित व्यक्ति हैं उस पर काम करें, लेकिन जो व्यवसायिक स्तर है उसके लिए भी, जो व्यवसाय से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, उसके लिए अलग संसद होनी चाहिए जो व्यवसाय के लिए अपना नियम कानून अलग बनाए, राजनीति दोनों को अलग अलग कर देते हैं ताकि व्यवसाय और राजनीति कोई अंतर न आए, कोई दबाव न पड़े, इसलिए ये दोनों संगठनों की बात करते हैं। अब देखते हैं कोल महोदय कहते हैं सत्ता इन दोनों संसदों के बीच विभाजित होनी चाहिए, अर्थात कोल महोदय कहते हैं इसी को सह संप्रभुता। समझिएगा, यहाँ पे कोल महोदय इन दोनों संसदों को, जिनको उन्होंने कहा एक राजनीतिक संसद और दूसरा आर्थिक संसद, इसे क्या उन्होंने कहा कि यह सह संप्रभुता, इन्हीं दोनों को सह संप्रभुता नाम देते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले विचारक। अगले विचारक में क्या नाम है इनका, इनका नाम है फिगिस। क्या नाम है, फिगिस। इन्होंने कहा जैसे अन्य सामाजिक आर्थिक संघ होते हैं, और ध्यान से पढ़िए कि जैसे अन्य सामाजिक आर्थिक संघ होते हैं वैसे ही धार्मिक संघ भी होते हैं। ठीक, धार्मिक संघों को भी स्वतंत्रता और सत्ता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, अधिकार है। तो यहाँ पे जो फिगिस महोदय हैं ये धार्मिक संघों पर विशेष बल देते हैं कि जैसे सामाजिक आर्थिक संघ होते हैं उसी तरीके से धार्मिक संघ भी है। ठीक, जिस तरीके से अन्य संघों को स्वतंत्रता और सत्ता प्राप्त है उसी तरीके से धार्मिक संघों को भी अपनी स्वतंत्रता और सत्ता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक, एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है यह परिभाषा किसकी है, तो आप देखिए यहाँ फिगिस है। फिगिस महोदय ने कहा जैसे अन्य सामाजिक आर्थिक संघ होते हैं वैसे ही धार्मिक संघ भी होते हैं। धार्मिक संघों को भी स्वतंत्रता और सत्ता पाने का अधिकार है। ठीक, अब देखते हैं बहुलवाद की समीक्षा हम करेंगे। अब बहुलवाद की जो हमने अब तक पढ़ा है बहुलवाद में उनकी समीक्षा। ठीक, अब देखते हैं जो बहुलवाद है अव्यवहारिक परिभाषा है, विचारधारा है। जो बहुलवाद है कैसी है विचारधारा, अव्यवहारिक है, क्योंकि जो बातें यहाँ पे कर रहा है वो व्यवहार में सही से लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि शक्तियां तमाम प्रकार के जो संगठन उनमें बांट दिया जाए, इससे क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जब समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी लोग अपने अपने धड़े में बट जाएंगे
तो सबके लिए दिक्कत हो जाएगी, न शांति की यही व्यवस्था होगी, हर जगह कला मचा रहेगा, अराजकता फैली रहेगी और सबका कोई क्षेत्र निर्धारित होगा नहीं, केवल गृह युद्ध होंगे। सामाजिक संगठन कहेगा हमारा क्षेत्र यहाँ तक है, हमारे हक अधिकार यहाँ तक है, वहीं बगल में धार्मिक आ जाएगा संगठन, तो कहेगा हमारे लिए ये है क्षेत्र है, हमें ये है, ये अधिकार प्राप्त है, हम इसे लागू करेंगे यहाँ पे। कि जो तमाम प्रकार के संगठन हैं जिसको राज्य के तहत राज्य की तरह जब अधिकार इनको मिल जाएंगे, समाज की जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, जो विकास की प्रगति है, जो विकास है वो रुक जाएगा, उसकी गति जो विकास की रुक जाएगी, क्योंकि पूरा समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि बहुलवाद अव्यवहारिक विचारधारा है। ठीक, इसमें एक विचारक है मिस फॉलेट महोदय ने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम इनका, न्यू स्टेट। मिस फॉलेट महोदय ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है न्यू स्टेट। इसमें कहते हैं कि बहुलवाद भविष्य की भविष्यवाणी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो परिभाषा है, पूछा जाता है कि कौन से विचारक हैं जिन्होंने कहा कि बहुलवाद भविष्य की भविष्यवाणी है, तो आपका उत्तर होगा मिस फॉलेट। ठीक, इनके पुस्तक में पूछ लेता है कि न्यू स्टेट पुस्तक किसकी है, तो मिस फॉलेट की। अब देखते हैं आगे, इन्होंने कहा, आगे कहती हैं कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। मिस फॉलेट महोदय जो एक महिला है वो कहती हैं कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में, अर्थात ये सब कुछ राज्य को केंद्र मानती हैं, वहीं से सारी सत्ता को ये संचालित करना चाहती हैं। ठीक, अब देखिए अगले बिंदु में क्या है कि बहुलवाद राज्य को बहुत कम शक्तियां प्रदान करता है। बहुलवाद क्या करता है, राज्य को बहुत कम शक्तियां प्रदान करता है, अर्थात सीमित राज्य की बात करता है ना। और बहुत कम शक्तियों का मतलब क्या है, बहुलवाद जैसे हमने बताया कि जो बहुलवाद है वो शक्तियों का तमाम प्रकार के जो सामाजिक संगठन है, आर्थिक धार्मिक संगठन है, उनमें जब बांट देगा तो राज्य की शक्ति अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक, वही है कि बहुलवाद राज्य को बहुत कम शक्तियां प्रदान करता है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अनुशासन, शांति, सुरक्षा स्थापित नहीं की जा सकती है। जैसे हमने चर्चा की समाज में तमाम प्रकार की अव्यवस्था है, वही भी चर्चा करता है कि जब राज्य को कम शक्तियां प्रदान होंगी तो क्या होगा, राज्य में न अनुशासन होगा, न शांति की कोई व्यवस्था होगी, न सुरक्षा स्थापित हो पाएगी। ठीक, इसीलिए जो बहुलवाद है वह अव्यवहारिक विचारधारा है। अब देखते हैं आगे, अगर इन बातों को हम संज्ञान में रखें तो शिवाइन महोदय ने इनको देख करके कहा कि वैसे तो मैं एकलवादी, ठीक, वैसे तो मैं एकलवादी हूं, लेकिन अगर विकल्प न रहने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूं। इसको ध्यान से देखिए, ये पूछा जाता है कि विचारधारा किसकी है या परिभाषा किसकी है। तो यहाँ पे देखिए शिवाइन महोदय ने कहा कि जो समीक्षा हमने की इसी को देख करके शिवाइन महोदय ने कहा कि वैसे तो मैं एकलवादी हूँ, लेकिन अगर हमारे पास एकलवादी की कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो मैं बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। ठीक, ये शिवाइन की विचार है। ठीक है, तो हम लोगों ने चर्चा की कि बहुलवाद क्या है, उसकी परिभाषा को हमने देखा था, कौन कौन से उसके आधार हैं, और हमने बहुलवाद की समीक्षा की। अब देखते हैं कि एकलवाद की बहुलवादियों द्वारा जो आलोचना की गई है उसके विषय में। तो इसमें देखते हैं कि बहुलवादियों ने ऑस्टिन के एकलवाद की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। बहुत ध्यान से देखिएगा,
कि बहुलवादियों ने जो ऑस्टिन की एकलवादी विचारधारा थी उसकी निम्नलिखित या मतलब कई प्रकार से आलोचना की है, जिनमें अगर हम पहले प्रकार की बात करें जिस आधार पर बहुलवादियों ने ऑस्टिन की एकलवाद की आलोचना की, उनमें पहला है कानूनी आधार पर। पहला कौन सा? कानूनी आधार पर। अब देखते हैं कानूनी आधार पर जो बहुलवादियों ने ऑस्टिन की आलोचना की तो उसमें ऑस्टिन ने कहा क्या था? ऑस्टिन ने कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन ने कहा था कि जो कानून है वह संप्रभु का आदेश है, अर्थात कानूनों को राज्य बनाता है, अर्थात कानूनों को कौन बनाता है? राज्य बनाता है। ठीक, अब इसी को बेस बना करके जो बहुलवादी विचारक हैं कौन कौन है? क्रैब है और डुग्बी है। कौन कौन है? क्रैब और डुग्बी। इन दोनों का कहना है कि जो कानून है राज्य से पहले है। अब देखिए यहाँ पे जो क्रैब और डुग्बी ने ऑस्टिन ने जो कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है, उसी की आलोचना इन्होंने कहा है कि ए ऑस्टिन, जो आपने कहा कि जो कानून है संप्रभु का आदेश, ये बात सही नहीं है, यह बात सही नहीं है। तो डुग्बी और क्रैब ने कहा कि जो कानून है वह राज्य से पहले है। अगर राज्य से पहले बता दिया अर्थात कानून का निर्माता राज्य नहीं है। ठीक, अर्थात कानून को राज्य नहीं बनाता है। ये किसने कहा? क्रैब और डुग्बी ने कहा, वरन कानून ही राज्य को बनाता है। अब इधर देखिए पेज फंस गया। क्रैब और डुग्बी ने कहा, ऑस्टिन महोदय आपने जो कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है, अर्थात कानून का निर्माता कौन है? राज्य है। लेकिन जो हमने पाया कि कानून का निर्माता राज्य नहीं है, बल्कि जो कानून है वह राज्य से पहले है। कानून क्या है? राज्य से पहले है, अर्थात कानून ही राज्य को बनाता है। अब देखिए बात यहाँ पे क्रैब और डुग्बी ने पलट दिया, कहा कानून ही राज्य को बनाता है, ना कि राज्य कानून को बनाता है। ठीक, इन दोनों बहुलवादियों ने, जो क्रैब और डुग्बी हैं, उन्होंने कुछ परिभाषा भी दी है। ठीक, इन्हें इसे समझाते हुए क्रैब ने कहा, जो क्रैब महोदय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रैब के अनुसार कानूनों का स्रोत न्यायबोध या औचित्य की भावना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा घुमावदार है कि जो कानून का स्रोत है क्या है? न्यायबोध। जो न्याय की भावना है, जो न्याय की भावना है लोगों में, वही क्या है? वही क्या है? कानून का स्रोत है। और यह औचित्य की भावना, और जो जिसके लिए उचित होगा वही तो कानून होगा। इसी बात को क्रैब ने कहा। फिर देख लेते हैं, क्रैब ने कहा कानूनों का स्रोत न्यायबोध या औचित्य की भावना है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डुग्बी महोदय ने कहा कि कानूनों का स्रोत सामाजिक दृढ़ता और श्रम विभाजन में ढूंढा जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डुग्बी महोदय ने कहा कि कानून का जो स्रोत है वह सामाजिक सुदृढ़ता, जो समाज की परंपरा है, वहाँ की व्यवस्था है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जिन नियमों के तहत रहते हैं, जिन भावनाओं के तहत रहते हैं, वही है सामाजिक दृढ़ता और श्रम विभाजन। जो लोग तरह तरह के अपने अपने जीवन को चलाने के लिए जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, जैसे कोई खेती का काम कर रहा है, कोई कपड़ा बनाने का काम कर रहा है, कोई पढ़ाई का काम कर रहा है, कि जो तमाम प्रकार के व्यवसाय हैं, श्रम है, ये जो जिसका अपने अपने आधार पर सब बटा हुआ है, जिसका विभाजन हुआ है, वहाँ पे
इसे ढूंढा जाना चाहिए कि इन्हीं सब माध्यमों से देख करके जो रीति रिवाज जो परंपराएं हैं उसी के आधार पर कानून का निर्माण होता है। ठीक, अब देखते हैं जो तीसरा आधार है जिसके आधार पर बहुलवादियों ने एकलवाद की आलोचना की, उसमें कौन सा है? अंतरराष्ट्रीयतावाद। अंतरराष्ट्रीयतावाद के आधार पर बहुलवादियों ने ऑस्टिन की या एकलवाद की आलोचना की है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीयतावाद में कौन कौन है, अगर बात करें, देखिए यहाँ पे तीन विचारक हैं। ठीक, एक है कैटलिन, दूसरे हैं क्रैब और तीसरे हैं लास्की। इन तीनों ने कहा, क्रैब, कैटलिन और लास्की, इन तीनों ने कहा कि देखिए यहाँ पे संप्रभुता संकटकालीन है। संप्रभुता क्या है? संकटकालीन है। जब गृह युद्ध की स्थिति हुआ करती थी तो इसकी सार्थकता थी। ठीक, आज जब शांति का युग है, अंतरराष्ट्रीयतावाद का युग है, संप्रभुता सिद्धांत उग्र राष्ट्रवाद पैदा करके अंतरराष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधा बनता जा रहा है। बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए। कैटलिन महोदय, क्रैब और लास्की, ये तीनों विद्वानों ने कहा कि ऑस्टिन ने जो अंतरराष्ट्रीयतावाद को बताया वहां पे, ठीक, उसी को बेस बना करके ये तीनों विद्वानों ने ऑस्टिन के एकलवाद की आलोचना की है। इन्होंने कहा कि जो संप्रभुता है क्या है? संकटकालीन स्थिति है। ठीक, जब फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति बनी थी, अशांति थी, अराजकता था, मारपीट था, लोगों में डर का माहौल था, उस समय की सार्थकता थी। उस समय जो निरंकुश शासन व्यवस्था वहां पे लागू की गई थी, उस समय वहां की स्थिति सही थी। लेकिन आज का जो युग है, आज का युग शांति का युग है। आज का युग क्या है? अंतरराष्ट्रीयतावाद का युग है। अर्थात आज के समय में हर जगह शांति फैले हुई है। अब आज का जो युग वैश्वीकरण का युग है। एक जो देश है दूसरे देश के अपना व्यापार कर रहा है, तमाम प्रकार की नीतियां उस पर चल रही हैं। ठीक, बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी देश अपना विकास अकेले नहीं कर पा रहा है। सबकी जो अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। वही कह रहे हैं कि आज का जो युग है वह अंतरराष्ट्रीयतावाद का युग है। संप्रभुता क्या कर रहा है? तो संप्रभुता है उग्र राष्ट्रवाद को पैदा करके अंतरराष्ट्रीयता मार्ग में बाधा बनता जा रहा है। ठीक, उसी को समझाते हुए क्रैब महोदय ने एक परिभाषा दी है। क्रैब महोदय ने कहा कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति से निकाल देना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे क्रैब महोदय ने कहा जो संप्रभुता का सिद्धांत है आज के समय में उसकी सार्थकता नहीं है, अतः उसे राजनीति से निकाल देना चाहिए। ठीक, अब लास्की महोदय आ जाते हैं। ये एक कदम और बढ़ते हैं क्रैब से। ये भी कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति से निकाल देना चाहिए। यह राजनीति शास्त्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्रैब और लास्की की जो परिभाषा है, जो क्रैब है वो केवल संप्रभुता को राजनीति से निकालने की बात करते हैं, यहीं पे सीमित हो जाते हैं। लेकिन जो लास्की कहते हैं कि संप्रभुता को राजनीति से निकाल देना चाहिए और यह राजनीति शास्त्र के लिए अच्छी बात होगी। ठीक, अगर इसको राजनीति से निकाल दिया जाएगा तो यह राजनीति के लिए अच्छी बात होगी। ठीक, अब देखते हैं, आते हैं बारकर। एक तीसरे विचारक हैं बारकर महोदय। बारकर ने कहा कि संप्रभुता का जो सिद्धांत है सबसे निष्फल और निरर्थक सिद्धांत है। ये भी बारकर महोदय
ये कहते हैं जो संप्रभुता का सिद्धांत है वह सबसे निष्फल और निरर्थक सिद्धांत है। ये जो तीनों परिभाषा हमने बताई, क्रेब की और लास्की की और बार्कर की, इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार पढ़िए ताकि याद हो जाए, परीक्षा में पूछा जाता है। इसीलिए हम बार बार किसी परिभाषा को कई बार देखते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कई बार समझाते हैं, ताकि आपके दिमाग में कुछ न कुछ तथ्य आ जाए। जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे तत्काल सॉल्व कर लें। ठीक, अब देखते हैं जो तीसरा बेस बनाया बहुलवादियों ने ऑस्टिन के एकलवाद सिद्धांत की आलोचना करने में, वो कौन सी है? मानवतावादी आधार पर आलोचना इन्होंने की है, मानवतावाद को बेस बनाया है। अब देखिए लास्की महोदय ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना राज्य का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता है। मानवतावाद को बेस किसने बनाया? लास्की ने। लास्की बहुलवादी विचारक हैं। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना राज्य का जो सिद्धांत है वह मानवता के हितों से मेल नहीं खाता है। ये आपकी परिभाषा भी हो गई, आपको इसे ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुलवादियों के द्वारा जो एकलवाद की, जो ऑस्टिन की एकलवाद का सिद्धांत था, उसकी हमने इन विद्वानों के माध्यम से आलोचना कराई। विद्वानों ने तमाम अपने अपने तथ्य दे करके उसकी आलोचना की कि जो एकलवाद है ऑस्टिन की, 21 आधार पर गलत है। ठीक, अब देखते हैं कि संप्रभुता के जो विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं। संप्रभुता क्या है? ठीक, कितने प्रकार की संप्रभुता है, अब देखते हैं इसको। तो संप्रभुता के विभिन्न रूप, अब देखते हैं जो उसका पहला रूप है संप्रभुता का, उसमें क्या है? पहला क्या है? कानूनी संप्रभुता। बहुत ध्यान से देखिएगा, कानूनी संप्रभुता। पहला संप्रभुता क्या है? कानूनी संप्रभुता। अब इसमें देखते हैं वैज्ञानिक स्तर पर अगर हम बात करें, वैज्ञानिक स्तर पर अगर बात की जाए तो कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया? ऑस्टिन महोदय ने किया। किसने किया था? ऑस्टिन महोदय वैज्ञानिक स्तर पर सर्वप्रथम कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन किया। हालांकि सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया था? हॉब्स। संप्रभुता का जो कानूनी संप्रभुता है, सबसे पहले की अगर बात की जाए तो कौन होंगे? हॉब्स होंगे। लेकिन अगर वैज्ञानिक स्तर पर बात की जाएगी तो वहां पे आपका जो उत्तर होगा वह होंगे ऑस्टिन। ठीक, अब देखते हैं इससे संबंधित जो और विचारक हैं, विचारक उनमें क्या है? बोधा हैं, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन। ध्यान दीजिएगा, जो कानूनी संप्रभुता, इससे संबंधित कौन है? बोधा हो गए, हॉब्स हो गए, बेंथम हो गए और ऑस्टिन। ये जितने विचारक हमने बताए ये सब कानूनी संप्रभुता से संबंधित हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो इसका दूसरा रूप है, दूसरे रूप के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजनीतिक संप्रभुता। कौन सी संप्रभुता? राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता के अगर प्रतिपादक की बात करें, जो राजनीतिक संप्रभुता, इसके प्रतिपादक कौन है? लॉक है और डाइसी है। इसमें दो नाम आपको पढ़ने हैं, इसके दो प्रतिपादक हैं, पहले लॉक है, दूसरे डाइसी है। अब देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ी इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि यदि तात्कालिक संप्रभुता या कानूनी संसद सहित राष्ट्रपति में निहित होती है तो अंतिम संप्रभुता जनता में निहित होती है। यही अंतिम सर्वोच्च शक्ति को राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। अगर अब हम समझें कि राजनीतिक संप्रभुता होती क्या है, ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर तत्कालिक संप्रभुता की बात करें, जो तात्कालिक संप्रभुता है या कानूनी संप्रभुता है,
वह संसद सहित राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जो अंतिम संप्रभुता होगी वह किस में होगी? जनता में होगी। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें, भारत की बात करें, तो जो भारत जहाँ कानून बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? संसद में बनाया जाता है। वहां पे जो उपस्थित सदस्य होते हैं वो नियम कानून बना करके कहाँ भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ठीक, जब राष्ट्रपति के पास भेजेंगे कानून बना करके, तो जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वही जाकर के वास्तविक कानून के रूप में सामने आता है, जो जनता के ऊपर लागू होता है। अब देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है कि संसद जो तात्कालिक संप्रभुता संसद सहित राष्ट्रपति में होता है, लेकिन अंतिम संप्रभुता जनता में। अब जनता में कैसे हो गया अंतिम संप्रभुता? जनता में ऐसे हो गया जैसे इस समय पूरे देश में एक जो चुनाव का माहौल चल रहा है। ठीक, ये जो लोकतंत्र का चुनाव सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। अब देखिए जो हमारे लिए कानून बनाएंगे उन्हीं सांसदों का चुनाव, हम जो 7 चरणों में हमारा चुनाव इस समय चल रहा है, इसी में जितने भी सांसद हमारे प्रत्याशी हैं, हर लोकसभा से एक एक प्रत्याशी को हम अपने वोट के माध्यम से जिता करके उसी संसद में भेजेंगे। उसी संसद में भेज करके जब हम उन्हें भेजेंगे तब जा करके वहां पे वो लोग हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे। कौन से नियम कानून बनाएंगे? जो इस समय मैनिफेस्टो वो लोग हमारे लिए जारी किए हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, आपके लिए ये काम करेंगे। तो जैसे इस समय अगर हम बात करें तो भारत में मुख्यतया 2 गठबंधन की पार्टी है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा जो भाजपा की है ये है। अब जो इंडिया गठबंधन है ये क्या है? ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए हर साल 1 लाख रुपया देंगे, उनकी शिक्षा को बढ़ाएंगे, उनको हम नौकरी की व्यवस्था करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग दिलाएंगे अप्रेंटिस की व्यवस्था करके। और किसानों के लिए भी अपना वादा कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम एमएसपी लागू करेंगे। उसके बाद हम जो किसानों का कर्जा है हम उसे माफ़ करेंगे, सिंचाई फ्री करेंगे। जो इस तरीके से तमाम जो प्रकार के वादे सरकार करती है हमसे, या फिर जो नहीं करती है, जो परिस्थितियां बनती हैं हमारे हित के लिए, देश के हित के लिए, तो तमाम प्रकार के नियम कानून जब बनाई जाती है, या फिर जब यही सरकार जब हमारे हितों में काम नहीं करेगी, अगली बार इस सरकार को हम अपने वोट के माध्यम से पलट देते हैं। वही अर्थात जो वास्तविक शक्ति है, जो अंतिम शक्ति है, जनता के ही पास है। ठीक, वही है कि अंतिम शक्ति जो है वह क्या है? जनता है। यही जनता क्या है? सर्वोच्च शक्ति कौन है? राजनीतिक संप्रभु है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं इसी को डायसी महोदय कहते हैं, जो विचारक हैं, इन्होंने कहा वकील लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, जो वकील लोग हैं जिस संप्रभु को मानते हैं उस संप्रभु के पीछे एक और संप्रभु छुपा होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। ठीक, इसी संप्रभु को राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। डायसी महोदय राजनीतिक संप्रभुता को समझाते हुए कहते हैं कि वकील लोग जिस संप्रभु को मानते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु छुपा होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। यही जो संप्रभु है यही राजनीतिक संप्रभु होता है। अब देखते हैं गिलक्राइस्ट महोदय भी इसे राजनीतिक संप्रभुता को समझाते हुए कहते हैं कि जो राजनीतिक संप्रभुता है उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभुता के पीछे रहता है। ये परिभाषा इन्होंने दी है। से परीक्षा में पूछा जाता है कि राजनीतिक संप्रभुता उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभुता के पीछे रहता है। यह किसकी परिभाषा है?
गिलक्राइस्ट की है, आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखते हैं अगला है, अगले प्रकार की जो है संप्रभुता का जो रूप है क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता यह भी संप्रभुता का एक रूप है। इसके प्रतिपादक कौन है, रूसो है। इसके प्रतिपादक, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है, रूसो है। अब देखते हैं रूसो लोकप्रिय संप्रभुता को सामान्य इच्छा भी कहते हैं। आपको ध्यान देना है, सामान्य इच्छा रूसो से संबंधित है। अर्थात देखते हैं तो रूसो लोकप्रिय संप्रभुता को सामान्य इच्छा भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसका निवास कहाँ है, सामान्य कल्याण की सामान्य चेतना। और रूसो जिस सामान्य इच्छा की बात करते हैं कि जो उनकी लोकप्रिय संप्रभुता है उसका निवास कहाँ है, उसका निवास है सामान्य कल्याण की सामान्य भावना में। ठीक, अब देखते हैं आगे जो संप्रभुता का अगला रूप है। अगला रूप कौन सा है कि संप्रभुता नाम मात्र की है और वास्तविक संप्रभुता है। ठीक, जो चौथा संप्रभु है इसका रूप है कौन है, नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। अब ये क्या है, यह क्या है, जो राष्ट्रपति है, अगर भारत की बात करें जो हमारा राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है, केवल स्टैंप पैड की तरह काम करता है, केवल उसका काम सिग्नेचर करना है। जबकि जो मंत्री परिषद होती है वह सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक, वही वास्तविक संप्रभु है। ठीक, हम आशा करते हैं कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य आ गया है, आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे डी ज्यूरी और डी फैक्टो। अब बहुत ध्यान से देखिए इसे, डी ज्यूरी अर्थात कानूनी संप्रभुता, डी फैक्टो अर्थात तथ्यता संप्रभुता। ठीक, फिर से देख लीजिए, डी ज्यूरी अर्थात कानूनी संप्रभुता, डी फैक्टो अर्थात तथ्यता संप्रभु। अब इसे हम समझाते ये है क्या। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, देखिएगा। जब कभी देश में विप्लव अर्थात ये कथन आंदोलन की स्थिति पैदा होती है तो कोई नायक ऐसा उभर कर सामने आता है जो पूरे देश पर छा जाता है। ठीक, अब पूरी सरकार उसके प्रभाव में आ जाती है। जो यही नायक होता है यह क्या है, यही डिफैक्टो है, कहते हैं डिफैक्टर है। ठीक, अब समझते हैं, अब जो शासक बन जाता है वहीं पे वो कौन सा है, वही डी ज्यूरी कहलाता है। अब समझिए इसे, जब कभी देश में कोई क्रांति की बात आती है, कोई ऐसा आंदोलन विशाल खड़ा हो जाता है, उसमें कोई एक नेता बन जाता है, वही जो नेता होता है वही नेता क्या बनेगा, डिफैक्टो। आज जब वही नेता जब बन गया उसी में से एक दूसरा जब कोई शासक बन जाता है तो क्या कहलाता हो, डी ज्यूरी कहलाता है। ठीक, अब फिर से थोड़ा समझ लीजिए, डिफैक्टो क्या है, पूरे देश जो क्रांति के समय जब पूरे देश पे जो नायक छा जाता है, ठीक, वो क्या बन जाता है, डिफैक्टो। और जो उसी आंदोलन के प्रभाव से जो शासक बन जाता है वह डी ज्यूरी कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, डी ज्यूरी और डी फैक्टो दोनों साथ साथ रह सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डी ज्यूरी डी फैक्टो को हटा करके शासक बन सकता है। ठीक, डी ज्यूरी डी फैक्टो को हटा करके शासक बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान में मुशर्रफ ने नवाब शरीफ को जो डी ज्यूरी थे उनको हटाकर सत्ता हथिया ली
और बाद में चुनाव करा करके स्वयं डी जूरी बन गए। ठीक, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने संप्रभुता के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया। तो हमने संप्रभुता के अंतर्गत जो देखा, उसमें देखा संप्रभुता क्या है, उसके बाद संप्रभुता की जो विभिन्न जो अवधारणा है उसका विकास कैसे हुआ, इसकी चर्चा हमने की। उसके बाद हमने देखा संप्रभुता के क्या कौन कौन से प्रकार हैं, उसकी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा। फिर ऑस्टिन का जो कानूनी सिद्धांत था उसको हमने देखा। फिर बहुलवादियों के द्वारा जो संप्रभुता के सिद्धांत की बात कही गई उसको हमने देखा। फिर हमने उसकी समीक्षा भी की। फिर एकलवादी जो थे उसकी आलोचना जिस आधार पर बहुलवादियों ने की, हमने उसकी चर्चा की। उसके बाद हमने संप्रभुता के जो विभिन्न रूप थे उसकी चर्चा की। तो इन सब के बाद जो हमारा संप्रभुता का सिद्धांत है, सॉवरेंटी का सिद्धांत है या प्रभुसत्ता का सिद्धांत है, यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आशा करते हैं कि यह सिद्धांत पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करिएगा ताकि हम पूरी तन्मयता के साथ आपका साथ दे सकें। और इसके बाद जब ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है, हम अब आपको इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको एक एक करके जो बेहतरीन कलेक्शन होगा प्रश्नों का, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको हम सॉल्व करवाएंगे, आपके पास भेजेंगे। आप पढ़िएगा, उसके बाद हमारा सहयोग करिएगा। तो धन्यवाद।